My name is Siruchi Rai. I am Assistant Professor at Rameshram Institute of Technology and Management, Lucknow. Today I am going to deliver a lecture on topic Posology Part 1. In Part 1, we will discuss about the definition and the factor affecting the dose of a drug. Let's start. Before moving forward, we should know the definition of posology. What is posology? Posology is derived from a Greek word which means two Greek words. Number one is posos, which means how much, and logos, which means science. Together, it is called as the science of calculation of dose. So basically what we do in this posology, we will calculate the dose of a drug which needs to be given to the patient for a definite or for get a desired therapeutic effect. So calculation of dose is important because we cannot give a dose to each and every age group of people, because in children we need a smaller doses, maybe we need higher doses of some drugs. In elder patient we need a small dose or higher dose of any other drug. So calculation is important part. So calculating a dose means amount of drug जो हमें patient को देना है वो important है, because डोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो मिनिमम डोज हो और इफेक्टिव डोज हो, बिकॉज वी नीड टू गिव अ डोज ऑफ अ ड्रग विच इज़ मिनिमम मीन्स अ ड्रग जितनी रिक्वायरमेंट है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग. फॉर एग्जांपल अगर हम एक किसी भी ड्रग की लोअर लिमिट है 2 mg, अगर हम उस डोज को उस ड्रग को 2 mg नहीं देंगे टू द पेशेंट तो हमें जो डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो उसकी स्टार्टिंग नहीं मिल पाएगी. So minimum or the lower limit is required for each and every drug in a similar manner. जैसे हम maximum dose की बात करें, so maximum dose को आप higher limit of drug भी बोल सकते हैं. So higher limit of drug is the maximum amount of drug that a patient can tolerate. जैसे हम अगर लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे इस डेफिनेशन को? द मैक्सिमम डोज और द हायर लिमिट ऑफ अ डोज इज द अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय एन एवरेज इंडिविजुअल. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का मैक्सिमम अमाउंट मीन्स अगर उसका मैक्सिमम अमाउंट इज़ 100 mg और द मिनिमम अमाउंट इज़ 10 mg. सो आपको जब भी डोज प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को, सो आपको 10 to 100 के बीच में ही उसको डोज को रखना है. आप इसे डोज को कम करेंगे तब भी आपको थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उस ड्रग का. अगर आप उसकी डोज को बढ़ा देंगे, विच मीन्स अगर आप उसको 100 mg से ज़्यादा करेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में आने लगेगी पेशेंट के बॉडी में. सो दिस लिमिट, ये एवरेज जो लिमिट है लोअर एंड अपर के बीच का जो ये रेंज है, इट इज़ वेरी एसेंशियल अगर हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए किसी ड्रग का. क्लियर? सो इस चीज़ के लिए फॉर डिफाइनिंग द लोअर लिमिट और द हायर लिमिट, सो हमें कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत है. वी नीड टू कैलकुलेट द डोज फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप ऑफ अ पीपल और इंडिविजुअल. सो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं पोसोलॉजी को. तो पोसोलॉजी को अगर हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना चाहें तो इट्स अ साइंस ऑफ कैलकुलेटिंग द डोज. क्लियर? सो नेक्स्ट इज the factor. Now हमें factors पढ़ने हैं. तो factor which affects the dose and action of drug. There are many factors. Among these factors, number one factor is the age. Age is important when you are calculating the dose or giving a dose to a patient. Age से मतलब है कि child है, अगर childrens हैं उनके लिए हमें dose कैसे decide करनी है, ये भी बहुत important parameter है for calculating a dose. चिल्ड्रंस के केस में वी नीड टू गिव अ स्मॉलर डोजेज ऑफ सम ड्रग. ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी हमें जो अमाउंट है, वो जो उनकी लोअर लिमिट है वो हमें कम रखनी है. डोज ऑफ ड्रग शुड बी स्मॉलर बिकॉज इन चिल्ड्रंस क्या होता है, बच्चों के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू गिव अ स्मॉल डोज ऑफ अ ड्रग, सो दैट अगर हम कम अमाउंट देंगे तो क्या होगा, उसमें आपकी बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो एक एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग अवेलेबल रहेगा. इफ़ यू गिव द हायर डोज टू द पेशेंट, लाइक चिल्ड्रंस को अगर आप देते हैं हायर डोज पेशेंट उनको देंगे तो उस केस में इनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी आ सकता है, एडवर्स फिक्स आ सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. So calculating the dose on the basis of age is important. Next is sex, which means a male and female. Male और female के केस में भी आपको जो dose decide करना है, which is very important.
जैसे कि अगर हम बात करें मेल्स के अंदर क्या होता है कि बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होता है एंड इट मीन्स एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। तो जब हम डोज डिसाइड करेंगे मेल के लिए और फीमेल के लिए, उस केस में यू नीड टू गिव अ स्मॉलर डोजेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग आपको देना है फीमेल्स को ऑफ सम ड्रग। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ड्रग्स के साथ नहीं है कि आपको हर ड्रग का डोज कम देना होगा टू द फीमेल्स एंड ज़्यादा देना होगा मेल्स में, बट इन सम मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं उनकी जो डोज होती है जब आप फीमेल्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है इज़ अ स्मॉलर डोज because of the more fat in the males. So what does this affect the adipose tissue? Due to the more adipose tissue or fat content in the male body, what happens, जो भी ड्रग होगा वो एडिपोज टिश्यूज़ के साथ बाइंड करेगा, फैट टिश्यूज़ के साथ बाइंड करता है एंड जो ड्रग आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, ब्लड स्ट्रीम का मतलब है आपके ब्लड में, ब्लड के अंदर जो ड्रग पहुंचेगा वो कम होगा, बिकॉज अगर जो भी आपका ड्रग आपने ओरली लिया है वो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट टिश्यूज़ हैं उनके साथ बाइंड हो चुका है। सो ड्यू टू दैट बाइंडिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग जो ब्लड स्ट्रीम में रीच करता है वो कम होता है इन मेल्स। एंड सिमिलरली अगर हम बात करेंगे फीमेल्स के केस में, सो इन दैट केस जो बॉडी फैट होता है दैट इज़ लोअर, सो द बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद द एडिपोज टिश्यू और द फैट इज़ लो and the more amount of drug reaches to the systemic circulation. So therefore you will get the higher concentration of drug in females as compared to the males. Next is the body weight. Body weight is also very important parameter. Body weight means the thin or obese patient. Obese means the one having a more fat in its body. सो थिन पेशेंट्स के अंदर जो पतले लोग होते हैं या फिर मोटे लोगों की अगर बात करें, ओबीज मीन्स विच इज़ फैटी। सो ओबीज और इस केस में भी सेम वही पैरामीटर इसके अंदर भी आएगा जो हम बात कर रहे थे मेल एंड फीमेल के केस में। अ पर्सन जिसके अंदर बॉडी फैट ज़्यादा है और ऐसे लोग जिनके अंदर बॉडी फैट कम है, सेम वही पैरामीटर है। अगर आप डोज वहाँ पे ज़्यादा देते हैं तो उस केस में क्या होगा, डोज ज़्यादा देंगे और बॉडी फैट आपका कम है तो उस केस में आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर जो आपका अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंचता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन और कम कंसंट्रेशन के बीच में मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली क्या होता है। सो दिस इज़ द ग्राफ वेयर द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व होता है। इस कर्व में दिस इज़ हाउ ड्रग रीचेज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सी, this is the maximum concentration of your drug and this is the minimum concentration of the drug. Here the concentration, यहाँ पे concentration है और यहाँ पे time है। Fine. So minimum, जब मैं आपको minimum dose की बात कर रही थी यहाँ पे, तो this is the minimum amount of drug. ये जो point है, इस point पे इतना amount of drug is necessary for any drug to get the pharmacological or therapeutic effect of a drug. So इतना amount of drug आपको important है। अगर ये amount of drug आपके blood के अंदर नहीं जाएगा तो आपको therapeutic effect नहीं मिलेगा। अच्छा, therapeutic effect का मतलब क्या है? Therapeutic effect का मतलब है response। जिस पर्पज़ के लिए आप मेडिसिन को ले रहे हैं उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा अगर इतना अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड के अंदर, आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं है। नाउ देन ये जो आपका एरिया है, ये जितना भी आपका एरिया है, इस एरिया के अंदर आपका जो ब्लड के अंदर जो ड्रग है उसका डिज़ायर थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको मिलेगा। बट अगर आप इस टाइम से ऊपर डोज को और बढ़ा देते हैं, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग आपके ब्लड के अंदर और बढ़ जाता है, तो उस केस में यहाँ पे टॉक्सिसिटी होती है। आप नेक्स्ट ईयर्स में और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये जानना है कि मिनिमम डोज का क्या मतलब है, मैक्सिमम का क्या मतलब है, और जब डोज का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तब क्या हो सकता है। देन उस टाइम पे टॉक्सिसिटी आने लगेगी। तो हमारा पर्पज़ क्या है, वी वांट कि जो भी आपका ड्रग है वो इस एरिया के अंदर, इस विंडो के अंदर रहे। इस विंडो के अंदर रहने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ तक का जिसके अंदर ये आपको जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है ड्रग का वो मिलेगा।
क्लियर। सो इस सेम मैनर के अंदर हम जब बॉडी वेट की बात करते हैं तो बॉडी वेट के अंदर यही पर्पस है, अगर आप थिन पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग देंगे तो क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन का आप कर्व देख रहे हैं ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो उस केस में पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो इस बेसिस पे भी हमें, इसलिए हमें इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को मेडिसिन या जो भी डोज है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट इज सीवियरिटी ऑफ डिसीज़। सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको पेशेंट को जो भी डिसीज़ है वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी सीवियर है, कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। अगर मैं इसको एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो जैसे आपको अगर बहुत कम हेडेक है, मतलब आपको बहुत कम फॉर एग्जांपल हेडेक है, फीवर है, सो व्हाट यू डू, आप एक टैबलेट पैरासीटामोल ले सकते हैं एंड आपका जो फीवर है या फिर हेडेक जो भी है, डेस्पिरिन या एस्पिरिन आप ले सकते हैं फॉर हेडेक, वो आपका फॉर विद वन टैबलेट वो ठीक हो जाएगा। बट इफ़ यू हैव अ सीवियर headache or very high temperature, what you need to do, you will take 2 to 3 time a tablet a day. आपको 2 से 3 बार मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ द सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ आल्सो अफेक्ट्स द डोज कैलकुलेशन, द अमाउंट ऑफ डोज दैट नीड टू बी गिवन टू द पेशेंट। तो सीवियरिटी के केस में हमें डोज तब भी डिसाइड करनी पड़ेगी अगर उस डिसीज़ बहुत ज़्यादा है, उस केस पे हम क्या करेंगे, मेडिसिन या डोज को बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे डोज को। अगर सीवियरिटी कम है तब उस केस में हम मेडिसिन या डोज ऑफ ड्रग कम कर देंगे। तो इस बेसिस पे भी हमें कैलकुलेशन ऑफ डोज को ध्यान में रखना है एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज health and nutrition. Health and nutrition is also important because nutrition के केस में अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है, तो उस केस में हम कुछ अगर ऐसे ड्रग देते हैं, मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में इसकी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। एग्जांपल ऑफ अ ड्रग। सो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो भी न्यूट्रिशन की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है तो उस केस में आप कोई ड्रग देते हैं, तो उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट बॉडी में आएगा, दैट इफ़ेक्ट विल बी इंक्रीज्ड इफ़ेक्ट और डिक्रीज्ड इफ़ेक्ट, दोनों में से कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और उस ड्रग उसकी वजह से ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस इन योर बॉडी और आपकी हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से आप जो भी ड्रग देंगे दैट ड्रग विल मे इंक्रीज द इफेक्ट और डिक्रीज द इफेक्ट। सो देयरफॉर आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है वाइल यू आर कैलकुलेटिंग द डोज फॉर अ पेशेंट हैविंग अ डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। Next is tolerance. Talking about the tolerance, tolerance means when you are taking a drug repeatedly, आप किसी भी मेडिसिन को अगर बार बार ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में उसके लिए एक टॉलरेंस आ जाता है। टॉलरेंस मीन्स आप उसको उतनी अमाउंट ऑफ ड्रग को सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ड्रग को यू आर टेकिंग 200 mg ऑफ अ ड्रग, देन you're taking repeatedly for at least for 1 year or 6 months, so उस केस में अगर आपकी बॉडी now your body can tolerate 200 mg of a drug. So this is due to the repeated administration of the drug, of the same drug. So tolerance पे भी आपको ध्यान रखना है when you are calculating the dose for a patient. So अगर इसकी बॉडी में tolerance already है तो आप उस केस में हायर डोज उसको दे सकते हैं। सो उस केस में आप अगर कम डोज देंगे, यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हैं, अगर आप उसको कम डोज देते हैं तो उसके बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, यू डज नॉट गेट द थेराप्यूटिक इफेक्ट, डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। इफ़ यू नीड टू गिव द हायर डोज जब आप देंगे तो उस केस में आपको ये चांसेस भी हो सकते हैं कि आपका जो ये कर्व है, इस कर्व के अकॉर्डिंग वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है पेशेंट की बॉडी में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस टू द पेशेंट ये भी ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट फैक्टर इज आफ्टर दिस साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 or more ड्रग, विच मीन्स जब आप एक ड्रग नहीं, नाउ वी आर गिविंग 2 or more ड्रग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ। जब हम क्या करेंगे, 2 ड्रग एक साथ देंगे तो उस वजह से हमारे पास कौन कौन से चीज़ें आ सकती हैं। नंबर 1 इज़ एडिशन इफेक्ट, हमें एडिशन इफेक्ट मिल सकता है ड्रग का। नेक्स्ट इज़ सिनर्गिज्म एंड द थर्ड इज़ एंटागोनिज्म।
बहुत ही आपको इनके सब के बीच में एक वेरी माइन्यूट रेफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है वाइल यू आर स्टडिंग द सिनर्गिज्म एंड एंटागोनिज्म एंड एडिशन एज वेल. Number one, talking about number one, addition. In case of addition, what happened? Addition के केस में one drug, now you're giving two drugs together. आप दो दवाइयों को एक साथ दे रहे हैं यहाँ पे. तो जब हम एडिशन की बात करेंगे, कोई एक ड्रग है, उस ड्रग का एक अपना इफ़ेक्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग है जो एक फ़ीवर को ठीक करता है, सो आप उसको ले रहे हैं. उसके साथ साथ आप एक और मेडिसिन ले रहे हैं जो क्या करता है, एक एंटीबायोटिक है, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगा. क्लियर? सो उस केस में आप दोनों ड्रग को देंगे, दोनों ड्रग अपना अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे. आप उनको एक साथ दे रहे हैं, बट अगर आप उन ड्रग्स को इंडिविजुअली भी देंगे, इंडिविजुअली का मतलब है अगर आप उसको सिंगल भी देते हैं तब भी वो वही एक्शन करेगा, वही आपकी बॉडी में उसका रिस्पॉन्स आएगा जब आप उसको एक साथ देंगे उन दोनों ड्रग का. दैट इज़ एडिशन. इन एडिशन वी आर सिंपली गिविंग टू ड्रग्स टुगेदर. सो इस केस में आपका जो इफ़ेक्ट होगा कोई ज़्यादा या कम नहीं होता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सिनर्गिज्म के अंदर क्या होगा, व्हेन यू आर गिविंग टू ड्रग टुगेदर इट गिव द डबल इफेक्ट. विच मीन्स यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि दो ड्रग हैं, एक ड्रग है एंड ए ड्रग एंड नदर इज़ बी ड्रग. ए ड्रग का अपना जो एक रिस्पॉन्स है, अगर आप ए ड्रग को एक पेशेंट को देते हैं तो वो अपना एक इफेक्ट, एक रिस्पॉन्स शो करेगा, और बी ड्रग अपना अलग रिस्पॉन्स शो करेगा. बट जब हम इन दोनों ड्रग्स को एक साथ देंगे, उस केस में जो हमें पेशेंट के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. मीन्स उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो डबल हो जाएगा. दैट इज सिनर्गिज्म. बिल्कुल एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है इन केस ऑफ एंटागोनिज्म. इन एंटागोनिज्म अ वन ड्रग हैविंग इंक्रीज्ड इफेक्ट, एक ऐसा ड्रग होगा जिसका अगर जो इफ़ेक्ट है वो किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है तो दूसरा जो ड्रग है वो बिल्कुल उसके अपोजिट एक्ट करता है. मीन्स उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, या फिर उससे एंटागोनिस्ट का मतलब होता है उसके अगेंस्ट काम करेगा. वट एवर द एक्शन ऑफ वन ड्रग, तो दूसरे ड्रग का वो एक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट एक्शन होगा. दैट इज़ एंटागोनिज्म. इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे विद एन एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में. Coming to the next factor is route of administration. So route of administration is also important. Route of administration, as you all know, there are many routes of administration. If we talk about only three, I'll talk about only three route of administration. Number one is IV, which means intravenous. Next is intramuscular, and the third is subcutaneous, and one more, that is oral. IV, which means intravenous dose of drug, route of drug, which means यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस में हम वेन्स में, इंट्रावेनस का मतलब है वेन्स में हम इंजेक्शन जो दिया जाता है उस इंजेक्शन को बोलते हैं इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हम पेशेंट की वेन्स में डायरेक्टली जो इंजेक्शन लगता है, और जब हम वेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी आप ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, मतलब ब्लड के अंदर ड्रग डायरेक्टली पहुँचेगा. तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं अगर हम IV डोज ऑफ ड्रग दे रहे हैं तो उस केस में आपका जो अमाउंट ऑफ ड्रग है, जो भी आप ड्रग दे रहे हैं वो कम होगा. क्यों कम होगा? बिकॉज यहाँ पे ड्रग डायरेक्टली आप पेशेंट के ब्लड में देते हैं, पेशेंट के ब्लड में ड्रग जाएगा तो इट मीन्स आपका जो ये कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. इस ग्राफ में अगर आप समझेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो डायरेक्टली, आपने IV इंजेक्शन दिया तो डायरेक्टली आपका इस एरिया के अंदर, इस विंडो के अंदर आपका ड्रग का कंसंट्रेशन पहुँच जाएगा. क्लियर? बट इन केस ऑफ IM मतलब इंट्रामस्कुलर रूट आप सबको पता है कि जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं फैट के अंदर दिया जाता है. बेसिकली यहाँ पे जो इंजेक्शन लगता है दैट इज़ इंट्रामस्कुलर. मसल्स के अंदर जो आपके इंजेक्शन लगता है दैट इज़ इंट्रामस्कुलर. इंट्रामस्कुलर के केस में क्या होता है, यहाँ पे ड्रग को पेनिट्रेट करना है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, मसल्स के थ्रू उसको क्या करना है, पेनिट्रेट करना है, वहाँ पे फैट है. तो इस केस में आपको डोज ऑफ ड्रग शुड बी हायर एज कम्पेयर टू दी IV डोज. IV डोज में क्या है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है यहाँ पे,
बट इन केस ऑफ इंट्रामस्कुलर वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, वो उसको क्रॉस करना है द फैट टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यू हैं आपकी बॉडी के अंदर, उससे पेनिट्रेट करना है। सो इस केस में जो डोज होगी आपका इंट्रामस्कुलर की वो ज़्यादा होगी जब उसे हम कंपेयर करते हैं आईवी डोज से। क्लियर? नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा? सबक्यूटेनियस के अंदर आप सबको पता होगा कि इसमें क्या करते हैं, ये जो स्किन है, स्किन को उठा के उसके अंदर जो इंजेक्शन लगता है दैट इज सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस के केस में क्या होगा, अब इंट्रामस्कुलर से हमें ज़्यादा डोज चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी ड्रग को सिमिलरली सेम पैटर्न में स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होते हैं, या आप इसी यूनिट में आपकी 5th यूनिट में है, उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि स्किन के अंदर कितनी सारी लेयर्स होती हैं। नाउ जब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, तो उस केस में क्या करना है, ड्रग को उस लेयर से क्रॉस होना है। जब ड्रग उस लेयर से क्रॉस होता है तो उस लेयर से क्रॉस होने के टाइम वी नीड अ मोर अमाउंट ऑफ ड्रग, बिकॉज वहाँ पे ड्रग की बाइंडिंग हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि जब भी आप ड्रग को देंगे मसल्स के अंदर या फिर सबक्यूटेनियस देते हैं तो डायरेक्टली जितना अमाउंट ऑफ ड्रग, अगर आपने 10 mg ड्रग लिया है तो वो 10 mg का 10 mg ही पहुँच जाएगा बॉडी में, ऐसे नहीं, ब्लड में पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो आपको वहाँ पे भी जो डोज डिसाइड करनी है दैट इज़ मोर डोज। Next route of administration is the oral dose, oral route of administration of a drug. इन केस ऑफ ओरल, यहाँ पे आपको जितनी भी मैंने अभी ये रूट्स बताई हैं 3, उनमें से सबसे ज़्यादा आपको अमाउंट ऑफ ड्रग देना है इन केस ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट के अंदर आप सबको पता है हम माउथ से ओरली जो टैबलेट खाते हैं दैट इज़ द ओरल रूट। सो ओरल रूट के केस में उसको बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब से ड्रग को निकलते हुए देन वो कहाँ पहुँचता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँचता है यहाँ पे। सो ये इम्पॉर्टेंट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एक बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो डोज होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। डोज मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग को हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मतलब है कि कितनी बार आप एक मेडिसिन को ले रहे हैं। आपको दिन में 2 बार लेनी है, आप सबको पता होगा, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि अब आपको इस मेडिसिन को सुबह भी लेना है, शाम को भी लेना है। एंड देयर आर मेनी ड्रग्स जो आपको वीक में एक बार लेने हैं, आपको मंथ में एक बार लेना है, दिन में एक बार लेना है। तो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम यू आर टेकिंग अ ड्रग। क्लियर? देन दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द कैलकुलेशन ऑफ डोज। यहाँ पे भी आपको डोज का कैलकुलेशन ध्यान देना है कि किस तरह से आप डोज को कैलकुलेट करेंगे। एंड इसके अंदर एक और टर्म आता है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं डोज को, डिसाइड करते हैं बेसिकली कि हमें किसी भी मेडिसिन को कितनी बार देना है पेशेंट को, वेदर 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। हर एक ड्रग का अपना एक बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है। सो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हाउ मेनी टाइम वी नीड टू गिव द ड्रग टू द पेशेंट। नेक्स्ट इज़ आइडोसिंक्रेसी। आइडोसिंक्रेसी का अगर मैं जनरल बात करूँ आपसे, जनरल मीनिंग की बात करें तो आइडोसिंक्रेसी एक बिहेवियर होता है। इट्स अ बिहेवियर कि आप किसी भी चीज़ के बारे में किसी तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे कि इफ़ आई गिव यू अ नाइफ, अगर मैं आपको एक नाइफ देती हूँ तो यू कैन थिंक ऑफ सर्जरी और यू कैन थिंक ऑफ कटिंग समथिंग और मीन्स यू आर किलिंग समथिंग। सो आइडोसिंक्रेसी बिहेवियर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब है कोई भी ड्रग, उसका इफ़ेक्ट वी नेवर नो कि उसका इफ़ेक्ट इंक्रीज इफेक्ट आएगा या फिर डिक्रीज इफेक्ट आएगा। सो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉर्फिन। सो मॉर्फिन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ फीमेल, इन स्पेशल फीमेल व्हाट दिस मॉर्फिन ड्रग डज, इट causes the excitation, otherwise it causes the depression, it depresses the CNS system. So in this case idiosyncrasy is also very important factor when calculating the dose. Next is the allergy. Allergy is also a very important factor when talking about the dose calculation. If a patient is allergic to something, then you need to decide the dose according to the allergy, whatever the drug he is allergic to. So allergy is also an important factor.
Let's see the examples. This is the age factor. I've already explained you. You can read it out. The children's require smaller doses as compared to adult. ये मैं आपको explain कर चुकी हूँ. क्यों? Because due to the more body fat. And इसको हम calculate करेंगे. वो next part में मैं आपको बताऊँगी the calculation of dose. उसकी उस time पे we study about the Clark's formula and as well as the यंग्स फार्मूला, उससे डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज अगेन मेल एंड फीमेल के बेसिस पे मोर बॉडी फैट होने की वजह से हमें यहाँ पे भी डोज को कैलकुलेशन देखना है. देन बॉडी वेट के केस में, अगेन बॉडी वेट के केस में हम यहाँ पे ओबीस पेशेंट एंड द थिन पेशेंट के केस में हम यहाँ पे भी डोज को कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज सिवियरिटी. सिवियरिटी के अंदर आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जब आप सेम ड्रग ओरली रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिवियरिटी, a limit to which iron can be absorbed from the intestine incorporated in the hemoglobin. So iron deficiency के केस में this severity of disease is also affect the factor for calculating the dose of a drug. Next is the health and nutrition. Health and nutrition में यहाँ पे I'll give the example of hookworm infection. In hookworm infection will give the drug tetrachloroethylene. ड्रग को दिया जाता है. वो क्या करता है, इस इफेक्ट इज क्योंकि वो वर्म्स को किल करता है. बट इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया होने की वजह से पेशेंट के बॉडी में वो वहाँ पे इन्फेक्शन जो ठीक करने के लिए टेट्राक्लोरोइथाइलिन हम देते हैं वो वहाँ पे इफेक्ट नहीं दे पाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल स्टेट. अगेन इन पैथोलॉजिकल स्टेट अगर पेशेंट का रीनल इनडेफिशिएंसी है, मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी आप को जब डोज डिसाइड करनी है तो वो भी आपको डोज डिसाइड करने के लिए अमाउंट ऑफ ड्रग को कम रखना है. बिकॉज पेशेंट के बॉडी में जो किडनी है या कोई लीवर अगर इन्फेक्शन है या लिवर उसका अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी डिसीज़, उस केस में भी हम डोज को कम और ज़्यादा करेंगे. देन टॉलरेंस. अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टॉलरेंस कि रिपीटेडली अगर आप किसी ड्रग को लेते हैं तो उसका टॉलरेंस एक डेवलप हो जाता है पेशेंट की बॉडी में. नेक्स्ट इज एडिशन. एडिशन के केस में 1 + 1 = 2 विच मीन्स उसका जो इफेक्ट है वो अपना 1 + 1 = 1 इन केस ऑफ एडिशन. बट इन केस ऑफ सिनर्गिज्म इट इज़ 1 + 1 = 3. उसका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा आता है जब आप दो ड्रग को एक साथ देते हैं. एंटागोनिज्म में क्या होगा, अगर किसी ड्रग का 2 इफेक्ट है, 2 - 1 यहाँ पे उसके उल्टा काम करता है तो दैट बिकेम 1. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में यहाँ पे एग्जांपल दिया है अर्गोटेमाइन का. आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ओरल डोज जो है उससे हम IM डोज जो है वो हाफ देते हैं. एंड इन केस ऑफ इंट्रावेनस डोज क्या होगा, ओरल डोज का 1/8 होगा एंड इसका 1/4 होगा IM का. सो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में 50% ऑफ ड्रग जो है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ का मतलब है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जब 50% ड्रग जो अवेलेबल रहता है 50 उससे निकल जाता है बॉडी में से. उस टाइम पे हम जो हमने अगर 2 mg ड्रग दिया है तो हम 1 mg ऑफ ड्रग देंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज आइडियोसिनक्रेसी. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. एंड नेक्स्ट इज एलर्जी. अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस केस में पेशेंट की बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो तुरंत फॉल डाउन हो जाएगा, सडन फॉल डाउन हो जाएगा. अगर पेशेंट को उससे एलर्जी नहीं है तो उस केस में उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा. So this is the references from where I have taken this content. Thank you.